हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज आगे बढ़ाते हैं। 19th सेशन है आज अपना और 11th एनसीईआरटी बुक से सेकंड चैप्टर को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका सेकंड पार्ट आज मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट किंगडम मोनेरा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो पार्ट 1 है उसको ज़रूर देखो, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट थे मोनेरा किंगडम के वो हम ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसा मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में कि किंगडम मोनेरा, तो जो आर.एच. विट्टेकर का क्लासिफिकेशन था, उन्होंने एक सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन बोल दिया था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस करते हो नहीं करते हो या इनका कैसा भी सिस्टम वो हो, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन सबको एक सिंगल किंगडम में डाला जाएगा, जिसका नाम रखा गया था मोनेरा। और हम सबको पता है कि बैक्टीरिया जो रहते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। तो किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर्स हैं वो है सारे के सारे बैक्टीरिया। तो आज से आप लोग ध्यान रखना, ये तीनों शब्द आप लोग ऐसा समझ लो कि एक ही है आपके लिए, मोनेरा, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया। हालांकि तीनों का मतलब अलग अलग है, बट आप लोग ऐसे ही समझो कि मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो सारे बैक्टीरिया एक सिंगल किंगडम मोनेरा में आ जाएंगे। अब प्रोकैरियोट्स हैं तो ऑब्वियसली इनका सेल कैसा रहेगा, प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर। प्रोकैरियोट्स हमेशा आपको यूनिसेल्युलर ही मिलेंगे। अब प्रोकैरियोट्स कहाँ कहाँ है, तो अब देखो कैसा है कि बैक्टीरिया की अगर बात करें तो एक मुट्ठी पर अगर आप मिट्टी भी उठाओगे तो भी उसमें आपको सैकड़ों बैक्टीरिया यानी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। बैक्टीरिया आपको इस प्लेनेट पे पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया, और ये आपको इस प्लेनेट पे हर जगह मिलेंगे। हर जगह मतलब आप चाहे हॉट स्प्रिंग्स की बात कर लो, आपने देखे होंगे इस तरह के हॉट स्प्रिंग्स है जो गर्म पानी के झरने होते हैं, ठीक है, इनमें से बहुत हीटेड पानी निकलता है। हिमाचल प्रदेश में कुछ एरियाज़ में आपने इस तरह के स्प्रिंग्स देखे होंगे। तो इन हॉट स्प्रिंग्स जिसमें टेम्परेचर इतना हाई रहता है, वहाँ पे भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। उसके अलावा डेजर्ट्स जहाँ पे आपको नॉर्मल वेजिटेशन भी नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। फिर चाहे वो बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ हो, वहाँ पे भी, और इवन बहुत गहरे समुद्रों में भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। इवन प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर और इवन ह्यूमन बींग्स के अंदर भी आपको बैक्टीरिया पैरासाइट्स की फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। अब जैसा इस पिक्चर में दिखा रखा है कि ह्यूमन लंग्स में बैक्टीरिया शो कर रखे हैं, तो आपको पता ही होगा कि एक बीमारी होती है टीबी बोलते हैं जिसे, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। ये ट्यूबरकुलोसिस होती है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो अभी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया का नाम है और ये ह्यूमन लंग्स में पैरासाइट की तरह रहता है। और टीबी केवल लंग्स में ही नहीं, जॉइंट्स में भी और दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी कई बार टीबी के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब 4 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा मैं इन बैक्टीरिया को इनके शेप के अकॉर्डिंग। देखो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस तरह से आपको राउंड स्फेरिकल देखने को मिलेंगे। इस तरह के स्फेरिकल बैक्टीरिया को कहा जाता है कोकस या फिर कोकाई। कोकस इसका सिंगुलर है, कोकाई इसका प्लूरल है। जैसे कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे आपने सुना होगा नाम स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो नेमिंग से ही आपको समझ में आ रहा है कि इनका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। ये केवल एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कोकस मतलब स्फेरिकल राउंड बैक्टीरिया। फिर मैं बात करता हूँ ऐसे बैक्टीरिया की जो इस तरह से रॉड शेप्ड हो, ठीक है, इस तरह से रॉड, एक स्ट्रेट रॉड की तरह दिखते हो, उसको कहा जाता है बेसिलस या बेसिलाई। ये देखो इस पिक्चर में देखो आपको किस तरह से एक रॉड शेप्ड बैक्टीरियम शो कर रखा है। सिंगुलर बेसिलस बोलेंगे और प्लूरल होगा बेसिलाई। इस पिक्चर में देखो हमने यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर एक स्पोर शो किया हमने। अभी स्पोर क्या है उस पर भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस रॉड शेप्ड बैक्टीरियम में देखो यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल वॉल से अटैच्ड एक एक्सटेंशन दिखा रखा है, इसको कहते हैं फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। जो बैक्टीरिया मोटिलिटी शो करता है यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करता है, वो इस फ्लैजिला की वजह से मूव करता है। ये पिक्चर एनसीईआरटी का है। हालांकि क्या हुआ है कि एनसीईआरटी में क्लास 12th में एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर,
तो उस माइक्रोब्स उस वाले चैप्टर से भी मैंने कुछ चीज़ें इसी में शामिल कर दी है ताकि आप इनको सबको एक साथ पढ़ सको। देखो आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो 11th NCERT हो या 12th NCERT हो, आपको दोनों ही पढ़नी है अच्छे से। तो मैंने चीज़ें यहाँ पे काफ़ी मिक्स कर दी है। इवन क्लास 11th से एक प्लांट फिजियोलॉजी से भी एक टॉपिक को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शामिल कर दिया है, बिकॉज मैं ओवरऑल सब कुछ यहाँ पर आपको एक वीडियो में ही समझा देना चाहता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के। तो तीसरी कैटेगरी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं इस तरह के स्पाइरल शेप्ड, ठीक है। तो इन स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को स्पाइरिलम या फिर स्पाइरिला कहा जाता है। स्पाइरिलम अगेन इसका सिंगुलर है और स्पाइरिला इसका प्लूरल। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। इन कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को कहा जाता है विब्रियम या फिर विब्रियो। अगेन विब्रियम सिंगुलर वर्ड है और विब्रियो प्लूरल वर्ड की तरह यूज़ किया जाता है। तो कौन कौन सी चार कैटेगरी है? सबसे पहली कैटेगरी है कोकाई जिसमें स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है बेसिलाई जिसमें रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। उसके बाद कैटेगरी आती है स्पाइरिला जिसमें स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है और लास्ट में है विब्रियो जिसमें कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। तो ये बेसिक चार कैटेगरीज। अब बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। ऐसा सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसमें न्यूक्लियस के जैसा एक न्यूक्लियोइड। जो आप पढ़ते हो साइटोलॉजी वाले चैप्टर में, जो आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हो उसमें आप प्रोकैरियोटिक सेल की भी स्टडी करते हो। तो वो जो पूरा प्रोकैरियोटिक सेल है वही तो किंगडम मोनेरा का सेल है, वही तो बैक्टीरिया का सेल है। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर, लेकिन बिहेवियर इनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स। इनफैक्ट बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं, आप प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स की बात करो, तो ये जो चार दूसरे किंगडम है उन सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अगर कोई शो करता है तो वो है बैक्टीरिया। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव आपको इस किंगडम में देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी ये देखो आप। बैक्टीरिया किस किस तरह से बिहेवियर शो करता है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी है, बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेता है, जैसे कि प्लांट्स। हेटरोट्रॉफिक जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। अब ऑटोट्रॉफिक में भी बैक्टीरिया डाइवर्सिटी शो करता है। कैसे कि बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करता है और बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस भी करता है। अब देखो फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस इन दोनों में बेसिकली हम लोग एनर्जी यूज़ करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं। बट ये एनर्जी कौन सी यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, इसीलिए ये दो अलग अलग कैटेगरीज है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं फोटो मीन्स लाइट यानी कि सनलाइट। तो ये बैक्टीरिया सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और फिर फूड सिंथेसाइज करते हैं। जबकि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमो मीन्स केमिकल रिएक्शंस, तो कुछ रेडॉक्स रिएक्शन करके ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बाद में उस एनर्जी की हेल्प से वो फूड का सिंथेसिस करते हैं। तो ये है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफिक में भी दो कैटेगरीज, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉफिक में भी ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं, यानी ये सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं और ये पैरासिटिक भी होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक मतलब वो बैक्टीरिया जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट पार्ट या कोई भी एनिमल की जब डेथ हो जाती है और वो जब मिट्टी में जाके गिर जाता है, जैसे आप इस लीफ की बात कर लो, ये जाके मिट्टी पे गिर गई, कुछ टाइम बाद में ये लीफ आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे बैक्टीरिया और इवन फंगस भी, बैक्टीरिया और फंगाई ये दोनों सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। ये इन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं, धीरे 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 इनका डिकम्पोजिशन कर देते हैं और एट दी एंड ये सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो है ये सॉइल में चला जाता है। और कुछ बैक्टीरिया रहते हैं पैरासिटिक। अब ये पैरासिटिक प्लांट्स पे भी है, ह्यूमन पे भी है और दूसरे एनिमल्स पे भी। अब जैसे इस पिक्चर में मैंने आपको इंटेस्टाइन शो कर रखा है, तो मैं आपको एक इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया पैरासाइट दिखा देता हूँ। टाइफाइड आपने सुना होगा, एक डिजीज़ रहती है, टाइफाइड फीवर होता है। एक साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। अब आप सोचोगे कि सर ये सब एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये एनसीईआरटी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है? तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्लास 12th में, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में ये सब चीज़ें दे रखी है। और केवल साल्मोनेला टाइफी ही क्यों, काफ़ी बैक्टीरिया ऐसे दे रखे हैं जिनसे एसोसिएटेड डिजीज़ उन्होंने इस चैप्टर में डिस्कस की है। तो यू शुड नो अबाउट देम। फिर जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक 3 डोमेन सिस्टम हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया था। पहला डोमेन था आर्की बैक्टीरिया और दूसरा डोमेन था यू बैक्टीरिया।
जिसके बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहला डोमेन आर्की बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन यू बैक्टीरिया। पहले मैं इन दोनों डोमेन्स को एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो आर्की, ये जो वर्ड होता है ना आर्की, जैसे कि आपने सुना होगा आर्कियोलॉजी, तो ये वर्ड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसी प्रिमिटिव को। आर्कियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जितनी भी एंशियंट या पुरानी चीज़ें उनको जो है डिग करते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं, वो आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जो जब एवोल्यूशन हुआ था तो उसमें जो बहुत प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे जो बहुत पहले ओरिजिनेट हुए थे, ये वो बैक्टीरिया है। जबकि यू बैक्टीरिया में यू जो वर्ड होता है ना, ये होता है, इसका मतलब होता है ट्रू। कहीं पे भी आप ही पढ़ोगे ना यू बैक्टीरिया, जैसे आपने पढ़ा होगा यू कैरियोट्स, ये आपने वर्ड सुना होगा। तो यू कैरियोट्स में भी यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यू कैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब आपको पता ही है प्रो कैरियोट्स के पास में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो इस तरह से आप वर्ड्स सीख सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो यू बैक्टीरिया आर दी ट्रू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया आर दी प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब जब ये लेक्चर मैंने शुरू किया था तब हमने डिस्कस किया था कि कैसे बैक्टीरिया आपको सबसे हार्श हैबिटेट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो वो सारे आर्की बैक्टीरिया ही है, ठीक है। इस प्लेनेट के सबसे हार्श हैबिटेट्स, यानी कि एक हार्श मतलब क्या हो गया, सबसे कठिन मुश्किल हैबिटेट्स में भी आपको आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे, ये आपको दलदल एरियाज़ यानी जो मार्शी एरियाज़ है उनमें देखने को मिल जाते हैं। और इवन ये जो हाई सॉल्टी एरियाज़ है, जैसे कुछ एरियाज़ होते हैं ना जिनमें पानी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, उसमें भी आपको इस तरह के बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है इनके ग्रुप के नाम। वो बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर जाते हैं उनको कहा जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स। देखो अब क्या होगा कि आपने ये वर्ड सुना होगा फिल्स या फाइल्स, जो भी आप इसको बोलो, ये होता है, इसका मतलब लाइक करना है, लव करना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स, देन हाइड्रोफिलिक। तो फिल का मतलब क्या होता है? लाइक करना। तो इसलिए ये वर्ड्स बने थर्मो एसिडोफिल्स, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो थर्मो यानी कि हीट और एसिडो यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट, ऐसे में सर्वाइव कर जाते हैं, उनको कहा जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। दूसरा आता है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस यानी मिथेन, हाई मिथेन वाले एरियाज़ में भी सर्वाइव करते हैं। आप सबको पता होगा कि जो मार्शी एरियाज़ होते हैं ना, इन मार्शी एरियाज़ में बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में मिथेन प्रोड्यूस होती है। और इनफैक्ट ये मिथेन का सोर्स क्या है? ये मिथेन का सोर्स यही मिथेनोजेंस हैं। यही मिथेनोजेंस इन मार्शी एरियाज़ में मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन बैक्टीरिया को मिथेनोजेंस कहा जाता है। और तीसरा जो सॉल्टी एरियाज़ में सर्वाइव करते हैं वो है हेलोफाइल्स। अब हेलोफाइल्स भी वर्ड इसी से बना है। हेलो जो वर्ड होता है ये सैलिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप इकोसिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ोगे ये टर्म, एक बार फिर आपके सामने आएगा। हेलो वर्ड का आप मतलब समझ जाओ सलाइन। तो जहाँ पे सलाइन यानी सैलिनिटी ज़्यादा है वहाँ पे भी जो बैक्टीरिया इजीली सर्वाइव कर जाते हैं वो है हेलोफाइल्स। बट अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता होगा कि इतने हार्श हैबिटेट्स में आप सोचो, थर्मो एसिडोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी आखिर ये बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे कर जाते हैं? जबकि अगर आप नॉर्मल बैक्टीरिया को देखो तो नॉर्मल बैक्टीरिया इतने हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उसका रीज़न है इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर। तो जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल है, अब आई होप आप लोगों को सेल वॉल क्या होता है ये पता ही होगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके चारों तरफ जो वॉल होती है उसको सेल वॉल कहा जाता है। इस पिक्चर में ये जो येलो कलर की दिखा रखी है ना, ये सेल वॉल है इसकी। और केवल प्रोकैरियोट्स में नहीं, यूकैरियोट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, हालांकि इनका कॉम्पोजिशन अलग रहता है। और टिपिकल आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है काफ़ी डिफरेंट है। यही सेल वॉल उनको इन हार्श हैबिटेट्स में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अब इनके सेल वॉल में ऐसा क्या अलग है वो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग केवल एनसीईआरटी तक ही लिमिट रखना चाहते हैं। थोड़ी सी बात करूँगा मैं मिथेनोजेंस के बारे में, क्योंकि मिथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया के बारे में। ये मिथेनोजेंस आपको इन मार्शी एरियाज़ के अलावा बहुत से रूमिनेंट्स के गट में भी देखने को मिलेंगे। गट मतलब उनका एलिमेंट्री कैनाल, और रूमिनेंट्स मतलब क्या होता है? रूमिनेंट्स आपने इस तरह के हर्बीवोर्स देखे होंगे, काउज या बफेलोज,
जो होता है ना ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स को हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। तो इन रूमिनेंट्स के एलिमेंट्री कैनाल में भी मिथेनोजेंस देखने को मिलते हैं और ये मिथेनोजेंस उनके गट में सर्वाइव करते हैं और यही रीज़न है कि काउज और बफेलो के डंग में भी आपको ये बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे और इसी काउ डंग को बाद में हम लोग, आपको पता होगा, बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस डंग के अंदर प्रेजेंट है मिथेनोजेंस, ठीक है, डंग मतलब कि इनका गोबर। तो बाद में हम इन डंग से हम लोग मीथेन प्रोड्यूस करवाते हैं। मीथेन मतलब अब बायोगैस। तो जो आप बायोगैस स्टडी करते हो उस बायोगैस में आप देखना जो मेन कंपोजिशन है वो मीथेन का ही है। तो इस बायोगैस का प्रोडक्शन का मेन सोर्स क्या है? ये मिथेनोजन बैक्टीरिया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में अच्छे से आई होगी। मैं और ज़्यादा आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में स्टडी नहीं करवाऊंगा बिकॉज हम एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड है। फिर सेकंड डोमेन आ गया किंगडम मोनेरा में यू बैक्टीरिया। यहाँ पर एक सवाल है आप लोगों के लिए कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि 3 डोमेन है, 2 डोमेन मैंने आपको यहाँ स्टडी करा दिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि जो तीसरा डोमेन है उस तीसरे डोमेन में कौन से ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए हैं। तो ये था मोनेरा किंगडम का पहला डोमेन यानी कि आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट यू बैक्टीरिया यानी जो ट्रू बैक्टीरिया, जो सेकंड डोमेन है मोनेरा किंगडम का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, बने रहिएगा हमारे साथ। सेकंड पार्ट इसका ज़रूर देखो, मोनेरा का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग ये जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन वाला, प्रोटिस्टा, उसके बाद में फंगल, प्लांट, एनिमल किंगडम, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे सब कुछ डिस्कस अच्छे से करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग।